रिकॉर्डिंग की कहानी तो आपको याद ही होगी। हाँ, वही कहानी जिसमें एक बिल्डिंग में कुछ मासूम लोग और एक रिपोर्टर को बंद कर दिया गया और उसके बाद उस बिल्डिंग में शुरू हुआ मौत का एक खौफनाक और खूंखार खेल। उस बिल्डिंग में क्या क्या हुआ, लोग कैसे कैसे मरे, ये सब जानने के लिए रिकॉर्डिंग 1 की वीडियो जरूर देखिएगा। ये सब तो उस बिल्डिंग के अंदर हो रहा था, बिल्डिंग के बाहर क्या हो रहा था और क्या कोई उस घर के हैवानों को रोक पाएगा या नहीं, आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको रिकॉर्डिंग 2 की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी इतनी खौफनाक और भयानक होने वाली है कि इसे अकेले देखने की गलती मत कीजिएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर खत्म हुई थी, जहाँ पर एक तरफ बिल्डिंग के अंदर सब मारे जा चुके हैं और वो हैवान एंजिला को भी अपनी भूख का शिकार बनाने के लिए ले गई। वही दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि वो बिल्डिंग के अंदर SWAT टीम को भेजेंगे ये देखने के लिए कि बिल्डिंग में आखिर हो क्या रहा है, क्या कोई बचा है या नहीं। बिल्डिंग में जाने के लिए SWAT टीम के कमांडर अपने 3 साथी रोसो, लारा और मार्टोस के साथ तैयार है। कमांडर रोसो को ये कहते हैं कि 24 घंटे कैमरा ऑन रहना चाहिए, हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना है, यहाँ तक कि तुम लोग अपने हेलमेट का मिनी कैमरा भी ऑन रखो। सब कोई मान जाते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक मामूली सा मिशन है। वो अंदर जाएंगे, बिल्डिंग में चेक करेंगे और बाहर निकल के आ जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये एक खूनी खेल है जहाँ से कोई बच के बाहर नहीं आ सकता। वो लोग बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल कमांडर को ये समझाते हैं कि इस बिल्डिंग में हमारा एक डॉक्टर गया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफिशियल उसी डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रिकॉर्डिंग 1 में ब्लड टेस्ट लेने के लिए अंदर गया था। डिटेल में जानने के लिए रिकॉर्डिंग 1 जरूर देखिएगा। फिर वो ऑफिशियल कमांडर को एक नए डॉक्टर ओवेन से मिलाते हैं और कहते हैं कि ये मिशन यही लीड करेंगे और जब तक ये ऑर्डर नहीं देंगे हम लोग तुम लोगों को बाहर नहीं आने देंगे। कमांडर मान जाते हैं, वो लोग अंदर जाने के लिए तैयार है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर के पापा आ जाते हैं। जेनिफर तो आपको याद ही होगी ना, याद रखिएगा क्योंकि जेनिफर आगे आने वाली है। जेनिफर के पापा ये कहते हैं कि मेरी बेटी और बीवी अंदर है, मेरी बेटी बीमार है, मुझे दवाई देनी है, मुझे प्लीज अंदर जाने दो। लेकिन कमांडर ये बात मानते नहीं और वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद कमांडर अपनी टीम और डॉक्टर ओवेंस के साथ बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। बिल्डिंग के अंदर घुसते के साथ उन लोगों को पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हर तरफ खून के दाग, धब्बे, मरी हुई लाशें। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर ओवेन सबको ये कहते हैं कि हमें ऊपर पेंट हाउस की तरफ जाना है, लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है कि पेंट हाउस की तरफ ही वो हैवान है। शायद पता है लेकिन वो कुछ तो छिपा रहे हैं। क्या, आइए जानते हैं। वो लोग पेंट हाउस की तरफ पहुँचते हैं। पेंट हाउस में अभी वो हैवान नहीं है, पेंट हाउस बिल्कुल खाली और सुनसान है। डॉक्टर ओवेंस रोसो से कहते हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड करो। रोसो को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या, न्यूज के आर्टिकल्स हेडलाइन में रिकॉर्ड क्यों करूं, लेकिन उन्हें ऑर्डर मानने की आदत है। वो ऑर्डर मानते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब तो काम खत्म हो ही गया, लेकिन तभी उन्हें गाने की आवाज आती है। इस सुनसान बिल्डिंग में गाना कौन बजा रहा है? जहाँ पर एक तरफ मौत का खेल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाना कौन सुन रहा है? कमांडर अपनी टीम के साथ नीचे की तरफ जाते हैं कि शायद कोई बच गया है, हम उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर ओवेंस कमांडर से कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, नीचे मत जाओ। लेकिन कमांडर डॉक्टर ओवेंस की बात नहीं सुनते। वो अपने एक साथी मार्टोस से कहते हैं कि तुम नीचे जाके चेक करो और अपना मिनी कैमरा ऑन रखना। मार्टोस अपना मिनी कैमरा ऑन करके उस कमरे की तरफ भागता है। कमांडर भी मार्टोस को देख रहे हैं। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है कि वो धीरे धीरे अपने मौत की तरफ जा रहा है। मार्टोस ये देखता है कि एक कमरे में रिकॉर्डिंग बज रही है। वो रिकॉर्डिंग को बंद करता है। कमांडर उसे ऑर्डर देते हैं कि अब वापस लौट आओ। मार्टोस जाने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ सुनाई देता है, जैसे उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर शुरू होता है मौत का एक खूंखार खेल, क्योंकि वो हैवान उसके पीछे था और वो मार्टोस के ऊपर हमला कर देता है। वो मार्टोस को खाना चाहता है। कमांडर भी ये देख लेते हैं। वो अपनी टीम के साथ मार्टोस को बचाने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन अब
बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मार्टोस भी उन हैवानों में से एक बन चुका है। मार्टोस कमांडर और पूरी टीम के ऊपर हमला कर देता है। कमांडर को समझ में नहीं आ रहा कि मार्टोस को हुआ क्या है। ये तो अभी बिल्कुल ठीक था। वो मार्टोस को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मार्टोस अब सबको जान से मार देगा। लेकिन तभी अचानक वो डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर प्रेयर करने लगता है और उसकी प्रेयर सुन के मार्टोस शांत होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो डॉक्टर मार्टोस को अपने काबू में कर रहा है। कमांडर को भी ये देख के हैरानी होती है कि मार्टोस उनकी बात नहीं मान रहा है लेकिन डॉक्टर ओवेन की बात कैसे मान रहा है। वो मार्टोस को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वो डॉक्टर उस कमरे को लॉक कर देता है। अब कमांडर को शक हो चुका है कि ये डॉक्टर हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। वो डॉक्टर को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि सच बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है। मेरा टीम मेंबर अभी बिल्कुल सही था लेकिन अचानक उसे क्या हुआ जो उसने हम सब पे हमला कर दिया और वो बदला बदला कैसे लग रहा था। वो तुम्हारी बातें क्यों मान रहा था, सच बताओ। डॉक्टर ओवेंस को बताना पड़ता है कि वो कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक पादरी है। डॉक्टर ओवेंस की बातें सुन के कमांडर और उसकी टीम परेशान हो जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर ओवेंस उन्हें बताते हैं कि हम पादरियों का एक ग्रुप है जो कि हैवानों और शैतानों से लड़ते हैं, उन्हें भगाते हैं। कुछ साल पहले हमें खबर मिली कि एक लड़की, एक छोटी सी 11 साल की बच्ची के अंदर एक हैवान है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम उस बच्ची के अंदर से उस हैवान को निकालेंगे और इसकी जिम्मेदारी दी गई इस बिल्डिंग के मालिक और ओनर पादरी अल्बेल्दा को। पादरी उस बच्ची को लेके यहाँ पर आए इसी बिल्डिंग में, पेंट हाउस में, लेकिन वो उस बच्ची को ठीक नहीं कर पाए और वो बच्ची धीरे धीरे एक हैवान में बदल गई। वो हैवान जो कि जिसे काटता है उसके शरीर पे भी अपना कब्जा कर लेता है। मैं यहाँ पर एक मिशन लेके आया हूँ। मुझे उस हैवान का खून चाहिए क्योंकि वही खून एंटीडोट बनाने में हमारी मदद कर सकता है। पादरी की बातें सुन के कमांडर और उनके टीममेट लारा को बहुत गुस्सा आता है। लारा ये सब करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन पादरी उन्हें समझाता है कि हमें ये करना ही होगा क्योंकि बिना मेरे परमिशन के तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक गेट खुलेगा नहीं, तो इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा। कमांडर मजबूर है। वो लोग बात मान जाते हैं। पादरी कहता है कि हमें पेंट हाउस में जाना पड़ेगा और पेंट हाउस में ब्लड सैंपल लेने पड़ेंगे। वो लोग जाते हैं। अब वो लोग डर चुके हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अकेले नहीं है, यहाँ पर हैवानों की पूरी टोली है। वो लोग पेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। ऊपर बेसमेंट का दरवाजा तो आपको याद ही होगा ना, जहाँ से वो हैवान बाहर निकली थी। लारा ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर एक फ्रिज है जहाँ पर उसे ब्लड सैंपल मिल जाते हैं। वो ब्लड सैंपल लेके नीचे की तरफ आता है। सब लोग शांत हैं कि शायद उन्हें ब्लड सैंपल मिल चुके हैं, लेकिन तभी एक हैवान उनके ऊपर हमला कर देता है। वो किसी तरह से अपनी जान बचा के उस हैवान को मार देते हैं। अब वो जिंदा है और उनके पास उस हैवान यानी कि ओरिजिनल हैवान का ब्लड सैंपल भी है। डॉक्टर ओवेंस ये कहते हैं कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये ओरिजिनल हैवान का है या नहीं। वो खून के ऊपर एक मंत्र पढ़ते हैं और खून में आग लग जाती है। वो ये समझ जाते हैं कि ये उसी हैवान का है। वो खून का ट्यूब कमांडर को देते हैं लेकिन ट्यूब अब गर्म हो चुका है। वो कमांडर के हाथों से छूट जाता है और अब वो खून जमीन में गिर चुका है। फादर ओवेंस को लगता है कि अब हम क्या करेंगे, हमें खून मिल चुका था लेकिन अब ये खून बर्बाद हो चुका है, हमें और कुछ ढूंढना पड़ेगा। कमांडर और उनकी टीम डॉक्टर ओवेंस से परेशान हो चुकी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डॉक्टर ओवेंस कहते हैं कि हमें नीचे की तरफ चलना चाहिए। वो लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं लेकिन अब शुरू होगा मौत का एक खूंखार खेल। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो एक आदमी उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। लारा उसे गोली मार देता है लेकिन वो तो जेनिफर का बाप है जो कि उन्हें बाहर मिला था। ये अंदर आया कैसे? लारा ये सब नहीं सोचता। वो उस इंसान को उठा के नीचे फेंक देता है लेकिन जब वो नीचे झांकता है तो देखता है कि नीचे तो और भी लोग हैं। वो लोग है कौन और यहाँ पर अंदर कैसे घुसे? कमांडर लारा को कहता है कि जाके उनका पीछा करो, देखो कि वो कौन है। लारा नीचे की तरफ भागता है और ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी क्योंकि गोली की आवाज
आवाज सुन के बिल्डिंग के सारे हैवान अब आ चुके हैं। वो लोग उन सब पे हमला कर देते हैं। लारा अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में बंद हो जाता है और दूसरी तरफ कमांडर रोसो और डॉक्टर ओवेंस दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो लोग तो बच चुके हैं, लेकिन लारा की किस्मत बहुत खराब है क्योंकि वो जहाँ पर बंद हुआ था वहाँ एक नहीं, दो नहीं, 1000 से भी ज्यादा हैवान है। कमांडर लारा को कहता है कि तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन लारा ये समझ चुका था कि उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे वो हैवान नहीं बनना था, इसलिए वो अपने आप को मार देता है। अब कमांडर के 2 साथी मर चुके हैं। कमांडर परेशान है, लेकिन क्या करे, उसे अपना फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। वो नीचे की तरफ जाते हैं, तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है जैसे उनके पास कोई भाग के आ रहा है और वो देखते हैं कि उनके पास जेनिफर आई है जो कि अब हैवान बन चुकी है। जेनिफर कमांडर के ऊपर हमला करती है, लेकिन कमांडर जेनिफर को पकड़ लेते हैं और फिर डॉक्टर ओवेंस जेनिफर को शांत करने की कोशिश करते हैं। जेनिफर शांत हो रही है। डॉक्टर ओवेंस उससे पूछते हैं कि बताओ तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी कहाँ है। कमांडर भी ये देख के हैरान है कि जेनिफर डॉक्टर ओवेंस से बात कर रही है। वो डॉक्टर ओवेंस को कहती है कि मेरी ओरिजिनल बॉडी तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे और याद रखना, एक बार जब मैं आजाद हुई तो तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी नहीं। कमांडर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो डॉक्टर ओवेंस उन्हें बताते हैं कि ये हैवान सबके शरीर में अपना कब्जा करता है, लेकिन मैं इससे बात कर सकता हूँ और मैं इसी के जरिए पता करूंगा कि इसकी ओरिजिनल बॉडी यानी कि वो बच्ची जो कि सबसे पहले हैवान बनी थी वो कहाँ है, और हम उसी का ब्लड सैंपल लेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ओवेंस के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि जेनिफर आजाद होके डॉक्टर ओवेंस पे हमला कर देती है। मजबूरी में आके रोसो को जेनिफर को खत्म करना पड़ता है। जेनिफर के खत्म होने के बाद डॉक्टर ओवेंस कहते हैं तुमने ये क्या किया, अब मैं कैसे पता करूंगा कि उसकी ओरिजिनल बॉडी कहाँ है। तभी वो लोग ये देखते हैं कि कमांडर के पास एक सिग्नल आ रहा है और वो सिग्नल मार्टोस के मिनी कैमरे का है और उसके कैमरे में 2 लड़के और एक लड़की दिखाई दे रही है। कमांडर डॉक्टर ओवेंस को कहता है कि हमारे पास अभी भी मार्टोस है, हम मार्टोस के पास जाके सब कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मार्टोस तक पहुंच पाएंगे और कौन है ये लोग जो कि यहाँ पर मौजूद है, आइए जानते हैं। कहानी हमें कुछ देर पहले पीछे की तरफ ले जाती है जब कमांडर और डॉक्टर ओवेंस अंदर की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर 2 लड़के यूरी, टीटो और एक लड़की मायरा मौजूद है। वो लोग ये देखते हैं कि जेनिफर के पापा अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाते। उसके बाद कमांडर तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन जेनिफर के पापा फायरमैन से बात कर रहे हैं। फायरमैन होसो तो आपको याद ही होगा ना, वही फायरमैन जिसकी टीम रिकॉर्डिंग 1 में अंदर की तरफ गई थी और कभी वापस नहीं आई। उस फायरमैन को भी अपने टीम को बचाना है। वो जेनिफर के पापा को लेके अंदर की तरफ चला जाता है। एक दूसरे रास्ते से टीटो और उसके दोस्त भी उसका पीछा करते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि फायरमैन और जेनिफर के पापा कटर के रास्ते से बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। टीटो अपनी बहन मायरी और अपने दोस्त यूरी को कहता है कि हमें भी अंदर चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए इस बिल्डिंग के अंदर आखिर ऐसा क्या है। मायरी अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये मत करो, लेकिन उसका भाई सोच रहा है कि ये एक एडवेंचर है, हमें ये करना चाहिए। उस बेचारे को ये नहीं पता कि ये मौत है, एडवेंचर नहीं। वो लोग कटर के अंदर जाते हैं। टीटो अपने दोस्त यूरी को कहता है कि कैमरा तैयार रखना, हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे, तभी उन्हें आवाज आती है पीछे पुलिस की। वो लोग समझ जाते हैं कि पुलिस को इस कटर के बारे में पता चल चुका है। वो लोग भागते हैं और बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर हर तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। मायरी को बहुत डर लग रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर फायरमैन और जेनिफर के पापा आ जाते हैं। फायरमैन उन लोगों को देख के गुस्सा कर रहा है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग जानते हो कि यहाँ पर कितना खतरा है। लेकिन टीटो यहाँ से जाना नहीं चाहता। फायरमैन उन्हें डांटता है और कहता है कि जाओ यहाँ से। वो उन्हें लेके कटर के पास जाता है, लेकिन अब कटर का दरवाजा खुल नहीं रहा क्योंकि पुलिस वाले ने उसे भी सील कर दिया है। फायरमैन अब परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले, वो अपने दोस्तों को कैसे बचाए। और वहाँ दूसरी तरफ जेनिफर के पापा अपनी बेटी और बीवी से मिलना चाहते हैं। फायरमैन कहता है कि ठीक है, पहले हम तुम्हारे फ्लैट में जाएंगे, तुम्हारी बेटी और बीवी को ढूंढेंगे और उसके बाद मैं अपनी टीम को ढूंढूंगा और हम सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वो सब
डर रहे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे और ऊपर उन्हें कमांडर की भी आवाज आ रही है। वो लोग जेनिफर के फ्लैट के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पर जेनिफर के पापा को मारी मिलती है। मारी तो आपको याद ही होगी ना, जो कि अब एक हैवान बन चुकी है। वो अपने पति के ऊपर हमला कर देती है। उसे इस हालत में देख के सब डर जाते हैं। टीटो को जहाँ एक तरफ ये सब एडवेंचर लग रहा था, उसे भी पता चल जाता है कि ये कोई एडवेंचर नहीं बल्कि मौत का एक खेल है। वो मारी को मार देते हैं। अब मायरी रो रही है। मायरी को समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। वो खिड़की के पास जाती है पुलिस वालों से मदद मांगने के लिए कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि खिड़की से दूर रहिए। मारी बात नहीं मानती और उसके बाद बाहर से पुलिस वाले गोली चलाना शुरू कर देते हैं। मारी, फायरमैन, टीटो और यूरी वहाँ से भागते हैं। जेनिफर के पापा भी चिल्लाते हुए जेनिफर जेनिफर मेरी बेटी कहाँ हो तुम, ऊपर की तरफ भागते हैं और ऊपर लारा उसे मार देता है। वो लोग लारा को देख लेते हैं और मायरी, यूरी, टीटो और फायरमैन भाग के कमरे में चले जाते हैं। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि वो उसी कमरे में है जहाँ पर मार्टोस कैद है। तभी उन्हें एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है, पापा मुझे बचा लीजिए पापा, आप कहाँ हैं, आप आ गए ना। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये जेनिफर है। वो उसे बचाने के लिए जाते हैं। वो कमरे का लॉक खोल देते हैं और देखते हैं कि अंदर मार्टोस है। फायरमैन मार्टोस से पूछता है कि वो बच्ची कहाँ है, लेकिन उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि मार्टोस के अंदर का हैवान जेनिफर की आवाज निकाल रहा था। मार्टोस उस फायरमैन पे हमला कर देता है। अब वो उस फायरमैन को खाने वाला है। फायरमैन मायरी से कहता है कि गोली चलाओ, इसे मारो। मायरी गोली चलाती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और फायरमैन मर जाता है। अब मार्टोस उनके ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि गोली की आवाज सुन के कमांडर भी वहां आ जाते हैं और वो मार्टोस को मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो हैवान टीटो को काट लेता है और अब वो हैवान टीटो के शरीर पे। टीटो पहले अपने दोस्त यूरी को मार देता है और कमांडर मायरी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब वो टीटो को अपने कब्जे में ले चुके हैं, लेकिन तभी वहां पर आ जाती है एंजिला। एंजिला को देख के वो सब चौंक रहे हैं कि ये अभी तक जिंदा है, ये बची कैसे। लेकिन एंजिला से बात करने से ज्यादा उन्हें टीटो से बात करनी थी। फादर टीटो से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी कहाँ है। टीटो के अंदर का हैवान हंसता है और कहता है तुम्हें जानना है ना मेरी ओरिजिनल बॉडी कहाँ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो लाइट है ना ये तुम्हें देखने नहीं दे रही है, अंधेरा करो तब तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। डॉक्टर ओवेंस टीटो की बात का मतलब समझ जाते हैं। वो कमांडर एंजेला रोसो के साथ ऊपर फिर एक बार पेंट हाउस की तरफ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी लाइट ऑफ करो और नाइट लाइट को ऑन करो। वो लोग नाइट लाइट को ऑन करते हैं और तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है जो कि उन्हें सिर्फ नाइट लाइट में दिख रहा था। सबको इस दरवाजे के अंदर घुसते हैं। फादर ओवेन सबको कहते हैं कि अब सिर्फ नाइट विजन वाली लाइट ऑन रखना। उन्हें एक तालाब दिखता है, एक पानी से भरा हुआ तालाब। कमांडर उस तालाब को चेक करते हैं और ये उनके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो हैवान उसी तालाब के अंदर है और वो कमांडर को मार देती है। अब सब कोई डर रहे हैं, डॉक्टर ओवेंस, रोसो और एंजेला। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एंजेला सबको समझाती है कि ये हैवान हमें देख नहीं सकती, ये बस हमें सुन सकती है, तो इसलिए कोई हल्ला मत करो, कोई आवाज मत करो, सब शांत हैं। और वो हैवान अपने शिकार को ढूंढ रही है। तभी अचानक डॉक्टर ओवेंस का रेडियो बजने लगता है। बाहर से सब कोई उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मिशन पूरा हुआ या नहीं। डॉक्टर ओवेंस समझ जाते हैं कि अब तो आवाज हो चुकी है और वो हैवान आके डॉक्टर ओवेंस पे हमला कर देता है। एंजेला उस हैवान को मार देती है। डॉक्टर ओवेंस चिल्लाते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने ओरिजिनल बॉडी को मार दिया, अब हम क्या करेंगे। एंजेला डॉक्टर ओवेंस से कहती है कि हमें अब बाहर चलना चाहिए। डॉक्टर ओवेंस कहते हैं तुम बेवकूफ हो, हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एंजेला रोसो के ऊपर हमला कर देती है और फादर के ऊपर भी। वो उन दोनों को मार देती है और अब एंजेला पतली पतली लग रही है। वो फादर के पास आती है और हंसती है और कहती है कैसी लगी मेरी नई बॉडी। यानी कि अब वो हैवान एंजेला के अंदर है। उसने एंजेला को कभी छोड़ा था ही नहीं, वो एंजेला के शरीर के अंदर जा चुका है। एंजेला फादर ओवेंस के आवाज में ये कहती है कि सब मारे जा चुके हैं, मिशन पूरा हो चुका है, बस एक
लड़की बची है एंजिला नाम की, और मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, तो मैं बाहर नहीं आ सकता, बस उस लड़की को बाहर भेज रहा हूँ। सब ये बात मान जाते हैं और अब एंजिला बाहर जा रही है, यानी कि जो हैफान इतने सालों से इस बिल्डिंग में बंद था, अब वो हमारी दुनिया में आ चुका है। वो क्या करेगा, कौन सा आतंक मचाएगा, ये तो हमें फ्यूचर में ही और रिकॉर्डिंग 3 में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक और खौफनाक और दिल दहलाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।